ऑरेंज जोन में हैं, जबकि और जो 7 जिले हैं बाकी के वो ग्रीन कैटेगरी में शामिल किए गए हैं। और इस जोन के मुताबिक ही कल से लॉकडाउन में राहत भी मिलने वाली है। अब 3 जिले ऐसे हो गए हैं जो रेड जोन के अंदर आते हैं, जिसमें देहरादून शामिल है, हल्द्वानी और नैनीताल भी शामिल हो गया है। सुनील नप्रभात हमारे सहयोगी इसी पर लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, पहले एक जिला था जो रेड जोन के अंदर था, देहरादून का, और अब 2 और जिले इसमें शामिल हो गए हैं। बिल्कुल अपर्णा, इसमें बेहद सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि इस बीच भी हरिद्वार और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से मामले सामने आए हैं कोरोना पॉजिटिव के। तो इसको देखते हुए अब हरिद्वार और नैनीताल दोनों जिलों को भी रेड जोन कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है। तो उत्तराखंड में अब देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल 3 जिले हैं जो रेड जोन कैटेगरी में शामिल कर लिए गए हैं। इसके अलावा उधम सिंह नगर, पौड़ी और अल्मोड़ा, क्योंकि यहाँ पर सीमित संख्या में केस आए हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि कोरोना की जो चेन थी वो भी यहाँ पर टूटी है, तो इनको ऑरेंज कैटेगरी में रखा गया है। और शेष जो 7 जिले उत्तराखंड के हैं जहाँ पर अभी तक एक भी केस आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, एक भी केस सामने नहीं आया है, उनको ग्रीन कैटेगरी में रखा गया है। कल 20 अप्रैल से इन जिलों में काफ़ी कुछ छूट दी जा सकती है। देहरादून डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ओर से जो आदेश किया गया है इस छूट का, उसकी अगर मैं बात करूं, संभवतः इसे ही पूरे प्रदेश में फॉलो किया जाएगा, क्योंकि केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार ये दिशा निर्देश जारी हुए हैं। तो कल से देहरादून के वो एरिया जो पूरी तरह से लॉकडाउन किए गए हैं, खासकर भगत सिंह कॉलोनी, कारगी ग्रांट और ऐसे जो क्षेत्र, वहाँ पर पूरी तरह से अभी भी लॉकडाउन रहेगा पूरे देहरादून नगर निगम के एरिया में, नगर निगम के जो 100 वार्ड हैं। इसके अलावा डोईवाला का जो क्षेत्र देहरादून में पड़ता है, वहाँ पर 2 बस्तियों को लॉकडाउन किया गया है। तो 2 बस्तियों में लॉकडाउन कंटिन्यू रहेगा। तमाम जो रूल पहले से फॉलो किए जा रहे थे वो भी आगे किए जाते रहेंगे, लेकिन शेष एरिया में छूट रहेगी। दुकानें खुली रहेंगी और प्रत्येक चीज के लिए अगर आपको दुकान में जाना है, दुकान खोलनी है, जहां पर खतरा ज्यादा है वहां पर राहत कम है, वहां पर ज्यादा अलर्टनेस दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं अगली खबर भी देहरादून से ही है, जब उत्तराखंड में कैंपों में फंसे लोगों को बड़ी राहत मिलने की तैयारी की जा रही है। 14 दिन से ज्यादा कैंप में गुजार चुके लोग अपने घर अब जा सकेंगे। हालांकि फिलहाल सिर्फ जिलों के अंदर ही ये व्यवस्था लागू की जाएगी और अन्य जिलों और अन्य राज्यों के लोगों को अभी इसके लिए इंतजार करना होगा। मंत्री धन सिंह रावत ने यह बयान दिया है कि सरकार इस पर विचार करे कि कैंपों में जो लोग 14 दिन से ज्यादा का वक्त गुजार चुके हैं उन्हें उनके घर भेज दिया जाए। असल में कई जगहों पर लोग बहुत ज्यादा दिन तक क्वारंटीन किए जाने से परेशान भी हो गए हैं, तनाव का शिकार वो हो रहे हैं। और हल्द्वानी में तो कल अस्पताल से एक युवक भाग भी गया था, जिसे बाद में पकड़ लिया गया। और वो 14 दिन उनको पूरे हो गए हैं, तो सरकार उन पे विचार कर रही है कि अगर उनके लक्षण ठीक पाए गए हैं और वो पॉजिटिव नहीं है, और अगर मेडिकल टीम उनको ये कहती है कि भाई ठीक ठाक हैं, तो जिलाधिकारी उन पे निर्णय ले सकते हैं। और आज हम मुख्यमंत्री जी से भी इस संदर्भ में बात करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी जगह से सूचना आ रही है कि साहब उनको 14-15 दिन हो गए, किसी को 18 दिन हो गए। तो निश्चित रूप से इस पर कोई ना कोई निर्णय सरकार अब लेने वाली है। अब आपको दिखाते हैं देहरादून में हुई नोटों की बारिश। यहां सब्जी मंडी में 500 के नोट गिरने के बाद सनसनी फैल गई। कोई भी शख्स इन नोटों को उठाने को तैयार नहीं हुआ और लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने भी सीधे ही नोट नहीं उठाए। काफी देर तक इंतजार करने के बाद बड़े ही एहतियात के साथ इन नोटों को यहां से हटाया गया। नोटों से भी कोरोना वायरस के फैलने के चलते यहां काफी देर तक हंगामा होता रहा। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं 500 के एक साथ कई नोट यहां पर गिरे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ ही वहां पर एक पुलिस वाला भी खड़ा है और उसने भी काफी देर तक इन नोटों को हाथ नहीं लगाया। काफी देर बाद पूरे एहतियात के साथ ही इन नोटों को यहां से उठाया गया। उत्तराखंड में 26 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है और इस बीच बड़ी खबर यह है कि केदारनाथ के रावल उत्तराखंड पहुंच गए हैं। रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ में केदारनाथ के रावल भीमाशंकर लिंगम पहुंच गए हैं। रावल का ऊखीमठ में हेल्थ चेकअप किया गया। बता दें कि 29 अप्रैल को भगवान केदारनाथ के कपाट खुलेंगे और इसी के लिए विशेष अनुमति लेकर भीमाशंकर लिंगम ऊखीमठ पहुंच गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। किशोर रावत हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। किशोर, विशेष अनुमति के साथ भीमाशंकर लिंगम जो मुख्य रावल हैं ऊखीमठ पहुंच चुके हैं।
बिल्कुल अपर्णा, ये अभी बड़ी खबर है कि नांदेड़ से भीमाशंकर निगम जो केदारनाथ के रावल है वो चले थे। करीबन 1700 किलोमीटर दूर ये नांदेड़ है और शुक्रवार सुबह ये 5 बजे चले थे। तो बहुत जल्दी इन्होंने रास्ता कवर किया और ऊखीमठ पहुंच गए, जहां पर इनका मेडिकल चेकअप किया गया और फिलहाल वो अपने कक्ष में मौजूद है और फिलहाल उनको एक तरह से अकेला रखा गया और अकेला वो क्वारंटाइन है। दरअसल उनका ये कहना है जो उनके साथ थे कि वो वैसे भी नांदेड़ में अपनी जहां पर वो रह रहे थे तो वहां पर भी वो अलग रह रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र में चूंकि बहुत सारे मामले आए हैं पॉजिटिव के, कोरोना पॉजिटिव, तो इसलिए एहतियात बरती जा रही है। अब ये देखना होगा कि सरकार किस तरह से रियायत दे सकती है, क्योंकि अगर इनके जो टेस्ट है उसमें ऐसा कुछ नहीं पाया जाता तो शायद हो सकता है कि इनको जो 29 अप्रैल को केदारनाथ जी के कपाट खुलेंगे तो उसमें इनको अनुमति मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ बद्रीनाथ जी के रावल जो है ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी, वो केरल से उत्तराखंड के लिए चले और वो ये भी शुक्रवार को सुबह निकले थे। तो करीबन 2800 किलोमीटर दूर है केरल जहां से ये चले हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो ये कल दोपहर तक महाराष्ट्र पहुंच चुके थे और संभवतः ये माना जा रहा है कि वो 1-2 दिन में वो भी जोशीमठ पहुंच जाएंगे। तो इनका भी मेडिकल चेकअप किया जाएगा और क्वारंटाइन की बात है उन पे भी ये वही बात लागू होती है कि सरकार देखेगी कि किस तरीके से इनका जो स्वास्थ्य परीक्षण है या फिर मेडिकल चेकअप है, हेल्थ किस तरीके से, उसके बाद ये तय माना जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि फिलहाल अभी शंका जरूर है कि 29 और 30 अप्रैल को जिसमें बद्रीनाथ और केदारनाथ जी के कपाट खुल रहे हैं उसमें ये दोनों रावल मौजूद रहते हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल इनका जो बिल्कुल सब कुछ जो है वो जो टेस्ट रिपोर्ट आएंगी उनके बाद ही मुमकिन हो पाएगा, संभव हो पाएगा या कहना मुनासिब रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका किशोर इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस मुख्यालय से भी दिशा निर्देश जारी हो गए हैं। 3 मई तक फिलहाल सामान्य यात्रियों के जाने की इजाजत नहीं है। ऐसे में यात्रा रूट पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात नहीं किया गया। हालांकि चौकियों में पुलिस बल भेजने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पुलिस का कहना है कि चारधाम यात्रा को लेकर किसी भी कंडीशन में वो तैयार हैं और जैसे ही सरकार गाइडलाइन जारी करेगी वैसे ही पुलिस बल तैनात किया जाएगा। जो तैयारियां हैं हमारी पुलिस की दृष्टि से, वहाँ पे जो थाने हैं, चौकियाँ हैं, वो जो ऑपरेशनल होती हैं वो ऑपरेशनल की जा रही हैं, चाहे वो बद्रीनाथ जी हों, केदारनाथ जी हों, गंगोत्री, जमुनोत्री, और बाकी SDRF वहाँ पहले से तैनात है। और इसके अतिरिक्त अभी तो कोई लगता नहीं है कि किसी तरह से वहाँ कोई यात्रा, अभी जब तक उसकी आगे की स्टेज पता चलेगी, जैसा भी राज्य सरकार डिसाइड करेगी उसके हिसाब से उसमें आगे के अरेंजमेंट्स किए जाएंगे। राज्य में चारधाम यात्रा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 26 अप्रैल को खुलेंगे, लेकिन कोरोना के चलते इस बार पर्यटन कारोबारी बेहद मायूस है और सरकार की तरफ मदद की आस में है। गंगोत्री यमुनोत्री के साथ 26 अप्रैल को चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी, लेकिन इस बार यात्रा की तैयारियां कहीं नहीं दिख रही, क्योंकि 3 मई तक चारधाम यात्रा पर पूरी तरह से रोक है और उसके बाद क्या होगा ये अभी तक साफ नहीं है। ऐसे में सभी सैलानियों ने अपनी बुकिंग कैंसिल करा दी है, जिसके बाद अब पर्यटन कारोबारियों के सामने रोजी रोटी की चिंता खड़ी हुई है। इस कोरोना महामारी की वजह से हमारे सारे जो हमारे पास बुकिंग थी, जो हमारे पास चारधाम यात्रा की यात्री आते थे, वो सब कैंसिल हो चुके हैं। और उस कैंसिल होने की वजह से हमारा जो व्यवसाय वो तो पहले से ही बंद था और अब हम लोग बिल्कुल इस हालत में पहुंच गए हैं। अगर यात्रा नहीं चलेगी, बुकिंग कैंसिल होने की वजह से हम लोग सड़क पे आ गए। लोगों की आर्थिक स्थिति की जो रीढ़ की जो हड्डी है पूर्णतः टूट जाएगी। इसमें आप समझिए कि तमाम पता नहीं हजारों व्यवसायी इस पे अपने परिवारों को पालते हैं। सिर्फ चारधाम ही नहीं बल्कि उत्तरकाशी में गंगा और यमुना घाटी के ज्यादातर लोगों की आमदनी सिर्फ पर्यटन पर टिकी है। यहाँ छोटे बड़े होटल रिजॉर्ट के साथ रेस्टोरेंट, टूर ट्रेवल, ट्रैकिंग में हर साल 1000 करोड़ का कारोबार होता है, लेकिन इस साल ये करीब ठपसाई है। इससे रिलेटेड काफ़ी सारी मीटिंग्स हमारी हो चुकी हैं और जो भी हमारे प्रिपरेशन हैं उसके लिए SDMs को मैंने निर्देशित कर दिया और पंडा समाज के साथ में उनकी बैठकों के लिए भी उन्हें कह दिया गया है। तो हमारी प्रिपरेशंस पूरी हैं। गंगा मंदिर के जितने रावल हैं, पुजारी लोग हैं और पूरे देश और प्रदेश और जिले के लोग जो है इस लॉकडाउन में जो है लोग अपने घरों में ही हैं, अपनी दूरी बना के रखी हुई है। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री के अलावा 2 नेशनल पार्क, ताल और बुग्याल भी हैं। साल भर जिले में सैलानियों की आमद रहती है, लेकिन इस बार पीक सीजन में ही पर्यटन कारोबार बुरी तरह हाँफने लगा है। जगमोहन सिंह चौहान, न्यूज़ 18 उत्तरकाशी।
रामनगर में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। हमने दिखाया था कि किस तरह वन गुर्जरों का दूध बर्बाद हो रहा है। इसके बाद डीएम नैनीताल ने लॉकडाउन पीरियड तक गुर्जर खत्तों में दूध खरीदने के लिए आंचल मिल्क को अधिकृत किया, जिससे दूध बर्बाद होने के बजाय जरूरतमंदों तक पहुंच सके। आज इस विषय पर भी बात हुई है। अभी हम आंचल के साथ खत्तों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। आंचल के जो टैंकर्स हैं और उनका सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन चेन्स हैं, उसमें अगर हम इन खत्ते के दुग्ध उत्पादकों को लिंक कर दें तो आई थिंक कि ये हमारा जो एलिज्ड वेस्टेज है वो भी रिड्यूस हो जाएगी और जहाँ तक पहुँचना चाहिए नीडी पर्सन्स तक, वहाँ पे ठीक दाम पर दूध भी उपलब्ध रहेगा। तो आंचल मिल्क को इन वन गुर्जरों से दूध खरीदने के लिए ऑथराइज किया गया है, अधिकृत किया गया है। लॉकडाउन के चलते यहां काफी मात्रा में दूध बर्बाद हो रहा था, लेकिन अब दूध बर्बाद नहीं होगा, बल्कि जिनको जरूरत है उन तक ये दूध पहुंचाया जाएगा। और इसके लिए आंचल मिल्क इन वन गुर्जरों से संपर्क करेगा और आंचल मिल्क के जरिए लोगों तक, जरूरतमंदों तक ये दूध पहुंचेगा। तो वन गुर्जरों के नुकसान की भरपाई के लिए ये बड़ा ऐलान डीएम की ओर से किया गया है। गोविंद पाटनी माफ कीजिएगा, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। गोविंद, अब जो दूध है वो बर्बाद नहीं होगा, बल्कि जिन्हें दरकार है उस दूध की, जिन्हें जरूरत है उन तक ये दूध पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल अपर्णा, मैं बताना चाहूंगा कि हमने खबर प्रमुखता से दिखाई थी कि किस तरह से वन गुर्जर जो है अपने दूध को जो है फेंकने को विवश हो रहे हैं, क्योंकि उनका जो दूध है लॉकडाउन के चलते सुबह का दूध तो आधा उठ जाता है, लेकिन शाम का दूध बिल्कुल भी नहीं जा पाता है, जिसके बाद जो है काफी उनके सामने समस्या थी। अब जो है उन्होंने इसके बाद डीएम ने इसका संज्ञान लिया है। साथ ही हमने एक खबर और दिखाई थी कि किस तरह से जो गरीब बच्चे हैं, जो मजदूर तबके के बच्चे हैं, उनको दूध नहीं मिल पा रहा है, तो डीएम ने उस खबर का भी संज्ञान लिया है। और दोनों ही में उन्होंने कहा है कि आंचल मिल्क डेयरी जो है वो इसका दूध खरीदेगी वन गुर्जरों का। इसके साथ ही आंचल डेयरी को उन्होंने आदेशित किया है कि वो जो है जो गरीब तबके के लोग हैं वहां जो है अपना दूध बेचेंगे। जी अपर्णा, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया, जिसने अब अपना असर दिखाया है। वहीं केंद्र सरकार के आदेश के बाद कल से कई तरह की छूट मिलेगी, जिसे लेकर देहरादून में भी एडवाइजरी जारी की गई है। देहरादून में दून, डोईवाला और कैंट को छोड़कर बाकी जिले में कल से राहत मिलेगी। पास मिलने के बाद दुकानें भी खुल सकेंगी और छूट वाले इलाकों में सरकारी ऑफिस भी खुल सकेंगे। अगली खबर देहरादून से ही है, जहां 20 तारीख के बाद पास बनाने के लिए अधिकारी नामित कर दिए गए हैं। शव यात्रा हो, शादी समारोह में जाने के लिए पास बनाए जाएंगे। जिला प्रशासन ने छूट और शर्तों के साथ पास बनाने की इजाजत दे दी है। शव यात्रा, विवाह समारोह के पास के लिए नगर मजिस्ट्रेट अधिकृत किए गए हैं। लॉकडाउन के बीच अल्मोड़ा में 20 अप्रैल से कुछ छूट मिलने जा रही है। अल्मोड़ा शहर को छोड़कर जिले के बाकी इलाकों में निर्माण कार्य करने की छूट मिलेगी। सभी लोगों को सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही शादियों के लिए भी आसानी से 5-5 लोगों की अनुमति होगी। सभी सरकारी दफ्तर 33% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन व्यापार की अनुमति दे दी है, जिस पर जो कारोबारी हैं उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। तारीख से यहाँ पर निर्माण कार्य यहाँ पर प्रारंभ हो जाएंगे, लेकिन ये केवल नगरीय क्षेत्र के बाहर स्टार्ट होंगे, यानी कि रूरल क्षेत्र में ये कार्य जाएंगे। और परमिशन वही है कि बिना मास्क के कार्य प्रारंभ नहीं हो पाएगा, मास्क कंपलसरी है। हम चाहते हैं कि खुले तो व्यापार खुले, ऑनलाइन बिजनेस के विरोध में हम रहेंगे। व्यापारी वर्ग जो है हमारी प्रदेश इकाई से लेकर जिला इकाइयों तक इसका विरोध करेंगी। ऋषिकेश में एक डॉक्टर और पुलिसकर्मियों में झड़प हो गई। पुलिसकर्मियों का आरोप है कि एम्स के डॉक्टर बिना मास्क के सड़कों में घूम रहे थे और जब उनसे मास्क के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने बदतमीजी की। वहीं डॉक्टर का कहना है कि पुलिसकर्मियों ने उनके साथ जानबूझकर बदसलूकी की, और जबकि डॉक्टर उस समय भी ड्यूटी पर थे और किसी मरीज से मिलने जा रहे थे। काफी देर तक दोनों के बीच झड़प होती रही और बाद में पुलिस ने डॉक्टर की कार को सीज कर दिया और शिकायत भी दर्ज कर दी। मतलब यार खड़े खड़े धमकी दे रहे हैं मुझको। क्या बना रहे वीडियो क्या बना रहे हैं? 1 मिनट रुकिए, अभी मैं थाने गाड़ी मंगा रहा हूँ। मंगवा दो, रुक जाओ, रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ यहीं पर यार। हाथ दो बिल्कुल यार, बदतमीजी कर रहे हैं। हम देख लें ना कैसे बदतमीजी हम भी करते हैं ना, वीडियो बनाओ। अरे रुक जाओ यार, कैसे बदतमीजी हो रही है डॉक्टर। रुक 1 मिनट यहाँ से, रुक सुना
डॉक्टर एक बार नहीं ठीक है, हम आप ना हम भी जो काम कर रहे हैं। रुक जाओ यार, मैं बदतमीजी करूंगा, सामान ले जा रहा हूं, ऑन ड्यूटी है। मैं बता मेरी खोपड़ी मत घुमा। डॉक्टर ने तो मास्क तो लगा सकते हैं। तुम्हें 10 बार कह दिया मास्क उन्होंने लगा रखा है। कह रहे हैं कि भाई साहब डॉक्टर साहब मास्क लगा लीजिए, लेकिन आप लोग मास्क नहीं लगाओगे और आके हमसे ही उलझ रहे हो और कह रहे हैं कि आप हॉस्पिटल आओगे, आप हॉस्पिटल आके दिखाइए। ये कोई तरीका? ये डॉक्टर लोग ऐसे क्यों नहीं करते भाई? पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, सब अपना काम कर रहे हैं। आपको बताया लगाएगा, लेकिन अभी भी आप मास्क नहीं लगा रहे। हमने बताया कि मास्क नहीं लगा रहे, वीडियो लगा के रखो ना। और जो है भाई साहब वीडियो बना रहे हैं, इन्होंने भी मास्क नहीं लगा रखा है। इन्हें कई बार समझा दिया कि मास्क लगा लीजिए, लेकिन कोई मास्क नहीं लगा। इस वीडियो कहीं दिखा। और अब बात करेंगे टिहरी से आ रही बड़ी खबर की। तो टिहरी के एक युवक की संदिग्ध हालत में दुबई में मौत हो गई। जौनपुर ब्लॉक का 25 साल का युवक कमलेश दुबई में काम करता था और अमीरात होटल में पिछले 3 साल से काम कर रहा था। 17 अप्रैल को कमलेश की तबीयत खराब हुई, अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कमलेश की मौत की वजह का पता नहीं चल पाया है। वहीं परिवार वालों ने कमलेश का शव हिंदुस्तान लाने की अपील की है। लॉकडाउन के दौरान खटीमा मंडी समिति में सब्जी खरीदने वाले व्यापारियों की उमड़ रही भीड़ को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। एसडीएम ने मंडी समिति पहुंचकर आढ़तियों को सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने को कहा, तो वहीं सुबह बिना पास मंडी के अंदर सब्जी खरीदने आ रहे लोगों को चिन्हित करने के निर्देश दिए। भाई अनिल, वहाँ पर 5-6 बाइक ऐसे जो बिना पास वाले व्यक्ति वो प्रवेश ना करें, तो उसको लेकर द्वारा कहा जा रहा है कि कुछ व्यक्ति सब्जी दुकानदार ऐसे हैं जो पास नहीं जारी हुए हैं, तो उनके लिए उनको बता दिया गया है कि ये लोग सूची प्रोवाइड करा दें। सूची की जांच करा के जो पूर्व से ही सब्जी का काम कर रहे हैं तो उनको पास जारी किए जाएंगे। उत्तरकाशी में कोरोना महामारी से बचाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा उठाए गए कामों की तारीफ हो रही है। सरकार कोरोना महामारी को रोकने के जिला स्तर पर जो भी काम हो रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग हर दिन कर रही है, जिसमें उत्तरकाशी पहले स्थान पर है। उत्तरकाशी को 50 में से 50 नंबर मिले हैं। हालांकि जिले में कोरोना पॉजिटिव कोई भी मामला सामने नहीं आया, लेकिन जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन, आपदा प्रबंधन सहित सभी विभाग बेहतर कार्य कर रहे हैं। इसको देखते हुए शासन स्तर से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। जनपद स्तर पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत सभी हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस और अन्य जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं और सहयोगी संस्थाएं हैं, उनके साथ समन्वय ढंग से इस दिशा में बेहतर रूप से कार्रवाई की जा रही है, जिसको देखते हुए शासन स्तर से इसकी सराहना भी की गई है। और समस्त जनपदों के जो रैंकिंग की जा रही है उसमें उत्तरकाशी का भी 50 में से 50 मार्क्स मिले। टिहरी में कोरोना संक्रमण को रोकने और लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सड़कों पर तैनात पुलिसकर्मियों का सम्मान किया गया। व्यापार मंडल और सामाजिक संगठनों ने इन कोरोना वॉरियर्स के ऊपर फूल बरसाए और इन्हें सम्मानित किया। आप इधर आओ। महाराष्ट्र के जूना अखाड़े के 2 संतों की हत्या पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने निंदा की है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि अगर सरकार जल्द कार्रवाई नहीं करती तो वो सभी 13 अखाड़ों के साथ मिलकर महाराष्ट्र सरकार का घेराव करेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र के पालघर जिले के दानू तहसील में जूना अखाड़े के 2 संतों की पुलिस की मौजूदगी में लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद से साधु संतों में नाराजगी है। महाराष्ट्र सरकार से यह मांग करता हूं, इसकी जांच की जानी चाहिए और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद लॉकडाउन के बाद जूना अखाड़े से बात करके, हमारे महामंत्री हरिगिरी से बात करके 13 अखाड़ों की बैठक बुला करके हम लोग एक विशाल संत महात्माओं को ले जा करके महाराष्ट्र सरकार को घेरेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18. राज्य में लॉकडाउन के दौरान सभी बिजली उपभोक्ताओं का बिल बिना रीडिंग के ही आएगा। मार्च और अप्रैल महीने का बिजली बिल आएगा एनआर यानी कि नॉन रीडिंग का। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने राज्य में लॉकडाउन के चलते ये फैसला लिया, जिसके चलते सभी बिजली कंज्यूमर्स के बिल बिना रीडिंग के ही भेजे जा रहे हैं, जिसमें उपभोक्ताओं का सालाना एवरेज बिल के हिसाब से बिजली का बिल भेजा है और लॉकडाउन खुलने के बाद सभी के मीटर रीडिंग से बिल में सुधार किया जाएगा। वहीं एमडी यूपीसीएल का कहना है कि बिल जमा करने पर अभी 1% की छूट दी जा रही है। हो सकता है किसी का बिल कम आया हो सकता है किसी का बिल ज़्यादा आया हो, और वो आने वाले बिलों में उसको जब दोबारा रीडिंग ली जाएगी तो वो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को इस तरह की ज़्यादा परेशानी आ रही है कि बिल बहुत ज़्यादा आ गया हो, तो वो अपनी मीटर रीडिंग लेकर और वो 1912 पर रिंग करके वो मैं नोट करा सकता है अपने कनेक्शन नंबर के साथ। वहीं इससे पहले कल ही राज्य में बिजली की दरों में कमी की गई है और अब राज्य की जनता को 4% सस्ती दर पर बिजली मिलेगी। बिजली नियामक आयोग ने बिजली का नया टैरिफ जारी किया है और बिजली की ये दर कम हुई है। जो कम हुई दरें हैं वो 1 अप्रैल से लागू होंगी। अब ऐसे में घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली 18 पैसे प्रति यूनिट तक सस्ती हो गई है, तो वहीं कमर्शियल उपभोक्ताओं को 35 पैसे प्रति यूनिट की बड़ी राहत मिली है। वैसे यूपीसीएल ने बिजली की दरों में 7% की बढ़ोतरी की याचिका दी थी, लेकिन आयोग ने बिजली की दरों को बढ़ाने के बजाय 4% सस्ता कर दिया है। पूरे विश्व में कोरोना के संकट में हैं लोग, लॉकडाउन में घरों में कैद हैं। कोरोना के खतरे के बीच पहाड़ में किसानों के लिए एक और बीमारी ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। इस बार पहाड़ी फलों पर उत्पादन का संकट अभी से दिखने लगा है। आड़ू पुलम सेब के पेड़ों पर टफरीना वायरस ने कहर मचा रखा है। नैनीताल की पहाड़ी फल पट्टी में मौसम की मार झेल रहे किसानों को इस टफरीना जैसी घातक बीमारी ने चिंता में डाल दिया है। पेड़ों पर लगी इस फंगस वाली बीमारी से पेड़ों के सूखने का खतरा बन गया है, तो पिछले सालों के मुकाबले उत्पादन का संकट भी किसानों को दिखने लगा है। 100% हुआ सर, पूरा नुकसान 100% पूरा नुकसान ही है। आप देख रहे हैं, ये पूरा आप खुद देख रहे हैं, पूरा नुकसान है सर। कौन कौन से पेड़? आड़ू है, पुलम है, सेब है, नाशपाती है, यही होता है यहाँ। पिछले साल आड़ू का उत्पादन 26,428 मीट्रिक टन हुआ था, जो करीब 1824 हेक्टेयर में होता है, जबकि पुलम का उत्पादन 6,294 मीट्रिक टन हुआ, जो 586 हेक्टेयर में किया जाता है। इसके साथ ही सेब और खुमानी का भी उत्पादन काफी मात्रा में इन इलाकों में होता है। हालांकि मार्च और अप्रैल में ओलावृष्टि से नुकसान हुआ, तो अप्रैल में लॉकडाउन के चलते दवा का छिड़काव नहीं हो सका। अब हालत यह है कि 90% फूल गिर गए। ऐसे में सरकारी स्तर पर नुकसान का आकलन भी शुरू हुआ, लेकिन वो भी लॉकडाउन में थम गया। ये आड़ू का पेड़ है, इस पे जो फल है छोटा सा है, वो है भी तो अंदर 1-2% जो भी बचा है, तो या 10% मान के चलिए, वो भी खराब हो रहा है। वो ये इसको जकड़ेगा तो दाने को भी अंदर से खराब कर देता है पूरा ही। जिले के करीब 40,000 किसानों पर इसका सीधा असर पड़ा है, तो जानकारी के अभाव में अधिकांश किसानों ने अपना बीमा तक नहीं कराया है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार आगे आए, इन किसानों को मुआवजा दे, ताकि किसानों को बर्बाद होने से बचाया जा सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली।